चलिए मित्र, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट यहाँ पर कह रहा है सोह को क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर सोह को है ना। सोह को उसके ऊपर वाले पॉइंट को देखिए, ऊपर वाले पॉइंट में क्या कहता है, देखिए रूस के कृषि प्रदेश को, रूस जो है उस रूस के कृषि प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोल खोज के नाम से जानते हैं। रूस के कृषि प्रदेश को किस नाम से जानते हैं, तो रूस के कृषि प्रदेश को हम लोग कोल खोज कहते हैं। कोल खोज यहाँ पर देखिए, अच्छा से धुंधला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप लोग हमारी आवाज़ को सुनकर उसको अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे मित्र कि कोल खोज क्या है, तो रूस के कृषि प्रदेश को हम लोग क्या कहेंगे, कोल खोज कहेंगे। सोह को क्या है, राज्य के स्वामित्व वाले जो खेत होते हैं, जो कृषि वाली जो भूमि होती है उसको कहते हैं, है ना। सोह को कहा जाता है। यहाँ पर जो कृषि भूमि है वह निजी संपत्ति न होकर किसकी संपत्ति है, तो वह राज्य की संपत्ति है। स्टेंसिया क्या है, दक्षिण अमेरिका में जो पशु फार्म होते हैं, है ना, उसको हम लोग स्टेंसिया कहते हैं। कराल क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका में पशु फार्म को क्या कहा जाता है, तो कराल कहा जाता है। याद रखिएगा, एकदम ध्यान से इसको देख लो बाबू, है ना, और हर चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ भी लीजिए। और ये जो पॉइंट हमने अभी आपको बताया, कोल खोज बताया, सोहको बताया, स्टेंसिया बताया, कराल बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर अन्य जो आप राज्य वाले जो एग्ज़ाम देते हैं टीचर बनने के लिए, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछेंगे। किबुत जिन, अब देखिए वो किबुत जिन है भाई, तो किबुत जिन का होता है, तो किबुत जिन जो है ये इजराइल में जो राज्य की संपत्ति है, इजराइल में जो राज्य की संपत्ति वाली कृषि भूमि है उसको किबुत जिन कहेंगे। या इजराइल में जो खेती जिस भूमि पर होता है वह खेती वाली जो भूमि होती है वह किसी निजी व्यक्ति का ना होकर राज्य की संपत्ति होती है, तो उसको हम लोग किबुत जिन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से हम लोग रूस में उसको सोह को कहते हैं, उसी प्रकार से इजराइल में उसको किबुत जिन कहते हैं। और इजराइल की एक व्यवस्था है, कृषि से संबंधित है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, है ना। उस पद्धति को पूरे विश्व ने अपनाया है, ड्रिप इरिगेशन को। इस चीज़ को इजराइल ने ही उस व्यवस्था को शुरुआत किया। इजराइल की जो मरुस्थलीय इलाका का क्षेत्र है ना, और उस मरुस्थलीय इलाका के क्षेत्र में वहाँ का जो उन्होंने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, अपने दिमागों का यूज करके उन मरुस्थल वाले क्षेत्रों में उन्होंने खेती वाले उस क्षेत्र को बना दिया, मरुस्थल वाले क्षेत्र को खेती में डेवलप कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इजराइल जाते हैं, वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारे राज्यों से लोग इजराइल जाते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार, है ना, बहुत सारे राज्यों को वहाँ पर भेजती है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो कृषि विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो कृषि से संबंधित वर्क करते हैं, उनको वहाँ भेजा जाता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग हैं, उन किसान भाई लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनको विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है कि जाके देखिए, वहाँ पर समझिए कि वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वह किस प्रकार की व्यवस्था है, और उसका प्रयोग आप अपने क्षेत्र में करें, अपने देश में करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जो आप उपयोग करेंगे उससे ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। समझ गए ना। तो ये आइए अब हम लोग देखते हैं उष्ण मरुस्थलों में विरल जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या पाई जाती है। तो कम जनसंख्या पाने का क्या कारण है, तो वहाँ पर निम्न वर्षा, ना कि ज़्यादा तापमान। निम्न वर्षा होने के कारण वहाँ पर हमें विरल जनसंख्या देखने को मिलती है।
विश्व के लगभग 1/3 भाग शीत एवं शुष्कता के कारण मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त है। 1/3 भाग में मानव का निवास नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शीत क्षेत्र या शुष्कता वाला क्षेत्र है। इस प्रकार महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का 55 से 60% भाग जो है वो अधिवास योग्य हमारा नहीं है। 55 से 60% हमारा क्या है? तो 55 से 60% जो भाग है हमारा वो अधिवास योग्य हमें देखने को नहीं मिलता है ना। और उस अधिवास योग्य भूमि नहीं है, तो उस अधिवास योग्य भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एक्यूमीन के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक्यूमीन कहने का मतलब क्या है? अधिवास योग्य भूमि को। और 55% ऐसी भूमि है जहाँ पर लोगों का निवास नहीं है, अधिवास नहीं है। फिर है जनांकीय संक्रमण अथवा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन एवं नोटेस्टिन के द्वारा किया गया। जनांकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो नोटेस्टिन के द्वारा किया गया। एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन ने पूरे विश्व को कितने प्रदेशों में बांटा? 5 जनसंख्या प्रदेशों में बांटा। किसने? एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन ने बांटा। पूरे विश्व को कितने जनसंख्या प्रदेशों में बांटा है? तो पूरे विश्व को 5 जनसंख्या प्रदेशों में बांटा है। पहला क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट टाइप रीजन, दूसरा यूरोपियन टाइप रीजन, तीसरा इजिप्टियन टाइप रीजन, चौथा ब्राज़ीलियन टाइप रीजन और पांचवा जो है आर्कटिक डेजर्ट टाइप रीजन। ठीक है, तो चलिए ये आज वाले जो क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है और इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख भी लेंगे, राइट डाउन भी कर देंगे। ऐसे PDF में इसका भेज दूंगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और CTET वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये जो ऊपर वाले जो 4-5 पॉइंट हमने जो बताया है ये CTET के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है मित्र, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।